हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में, जो कि सेल के सेंटर के अंदर पाया जाता है और सेल का पूरा कंट्रोल सिस्टम इसके पास होता है। तो अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक एक गोलाकार कोशिकांग होता है, एक ऑर्गेनल होता है जो कि प्रोटीन और फोस्फोलिपिड की बनी दोहरी परत होती है। इसकी जो लेयर होती है न्यूक्लियस की, वो फोस्फोलिपिड की, प्रोटीन की और फोस्फोलिपिड की बनी हुई एक दोहरी परत होती है वाली झिल्ली का ये बना बना हुआ होता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी, कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी कोशिका के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है तथा इस यह कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं, उनका बना हुआ होता है। ये डायग्राम है, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जिसके अंदर यहाँ पे ये न्यूक्लियस है पूरा। ठीक है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। इसके अंदर अलग अलग चीजें पाई जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे धागे से नजर आ रहे हैं, इनको बोला जाता है क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होती है। और इन्हीं जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से क्या करता है? पूरे सेल को, पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है और यहाँ पे मेम्ब्रेन कहीं कहीं से ब्रेक होती है और इन पार्ट्स को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इसके बाद आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में लंबे रेखीय डीएनए अणु होते हैं जो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। पहले क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। डीएनए क्या करते हैं? कुछ टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन का नाम दिया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये गूंथने के बाद यहाँ पे क्या बना लेते हैं? ये कंडेंस हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं और ये बना लेते हैं क्रोमोसोम। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है कि लंबे रेखीय जो रूप है इसका, इसको डीएनए अणु बोलते हैं, जो गुणसूत्र का निर्माण करता है, यानी कि क्रोमोसोम का ये निर्माण करता है। और इसके निर्माण के लिए बहुत अधिक प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन के साथ ही गुथे हुए रहते हैं। इन गुणसूत्रों पर जीन होते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है, जो ये गुणसूत्र है, इनके ऊपर कुछ फंक्शनल या फिर बोल सकते हैं इनका एक फंक्शनल पार्ट होता है, कार्यात्मक पार्ट होता है, जिसको बोला जाता है जीन। तो गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जिनको कोशिका का न्यूक्लियर जीनोम भी कहा जाता है। केंद्रक जीन्स की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को व्यवस्थित करता है। जीन अभिव्यक्ति यानी कि जीन का एक्सप्रेशन होना, कि एक जीन का एक्सप्रेशन हुआ है, उसकी वजह से कोई हमारे के अंदर वैसा टाइप का करेक्टर नजर आता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जीन एक्सप्रेशन में भी नियंत्रण और एवं कोशिकाओं की जो क्रियाएं होती है, अलग अलग जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है, उनके ऊपर भी नियंत्रण करता है। इसी कारण से ही इसको नियंत्रण केंद्र या फिर कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो संरचनात्मक संगठन करता है, जीन अभिव्यक्ति करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है, और जो कोशिकीय क्रियाएं होती है उनके ऊपर भी नियंत्रण करता है, इसलिए इसको नियंत्रण केंद्र केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट आता है संरचना या फिर स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लियस का। ठीक है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 5 घटक पाए जाते हैं। सबसे बाहर यहाँ पे एक केंद्रक आवरण होता है। ये केंद्रक आवरण कहीं कहीं बीच में से टूटा हुआ होता है, यानी कि कुछ पोर इसके अंदर पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर का नाम दिया जाता है। इसके बाद अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या फिर केंद्रक का आवरण है, इसके अंदर जो यहाँ पे भरा हुआ है, इसको बोला जाता है केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा इसके अंदर एक केंद्रिका पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और इसके अंदर यहाँ पे इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। और ये क्रोमेटिन पदार्थ जो है आगे जाके क्या करेंगे? क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये सभी घटक इसके अंदर पाए जाते हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है केंद्रक आवरण, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है। अब न्यूक्लियर से फर्स्ट यहाँ पे आता है केंद्रक आवरण। इस डायग्राम के अंदर अच्छे से दिखाया गया है। देखो, हमने बात की थी कि इसकी दोहरी परत होती है। दोहरी परत में एक बाहरी होगी, एक भीतरी होगी। तो एक यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होती है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होती है। और इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह पाई जाती है, एक स्पेस पाया जाता है, जिसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। अब यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं पाए जाएंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है ये 8 यूनिट से बने हुए होते हैं और इनके बीच में यहाँ पे एक पोर पाया जाता है।
एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र के द्वारा क्या होता है, कोई भी चीज यहाँ से इस साइड से इस साइड जाएगी, यानी कि अंदर से बाहर जाएगी, एंड बाहर से अंदर यहाँ पे इसका ये जा सकती है, ट्रांसपोर्ट इसका हो सकता है। तो ये केंद्रक आवरण होता है, या फिर इसको न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। केंद्रक आवरण पर विशिष्ट बिंदुओं पर बड़ी संख्या में छोटे गोलाकार या अष्टकोणीय केंद्रकीय छिद्र पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। ये ऐसे टाइप के यहाँ पे क्या है, एक गोलाकार और अष्टकोणीय कोशिकीय छिद्र पाए जाते हैं, और इनको ही न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। ये नाभिकीय छिद्र जो है, यानी जो न्यूक्लियर पोर है, नाभिक से कोशिका द्रव्य है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अंदर की साइड, ये जो इस साइड वाला पोर्शन है वो है, अंदर है न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये बाहर जो है ये है साइटोप्लाज्म। तो जो भी पदार्थ है वो क्या होंगे, नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म तक जाएंगे, और इसके विपरीत यानी कि साइटोप्लाज्म से ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आएंगे, फिर न्यूक्लियस के अंदर तक आएंगे। और जो वृत्त अणु होते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ये विनियमित गति के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये एक चैनल बना देते हैं, और इस चैनल के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका आदान प्रदान चलता रहता है। छिद्रों को घेरने वाले प्रोटीन विभिन्न अन्य दानेदार यानी ग्रेनुलर और तंतुमय यानी कि फिब्रिल पदार्थों से मिलकर एक जटिल संरचना बनाते हैं, जिसे केंद्रकीय छिद्र परिसर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ये जो हमने बात की थी, ये क्या हो गई, यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन हो गई इनर, और ये हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये पेरिन्यूक्लियर स्पेस हो गया, और इनके बीच में यहाँ पे ये क्या बना है, ये एक चैनल बना है। इस चैनल को बनाने के लिए एक आउटर रिंग और इनर रिंग ये होती है, और इनके साथ ये यूनिट्स जो है ये जुड़ी हुई होती है, और यहाँ से क्या है, जो भी यहाँ पे पदार्थ है उनका आदान प्रदान होता है। तो ये यहाँ पे कुछ और टाइप के भी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, जो इनको इन छिद्रों को घेर लेते हैं, जो कि प्रोटीन दानेदार और तंतुमय होते हैं। तो ये मिलकर क्या करते हैं, एक केंद्रकीय छिद्र परिसर का निर्माण करते हैं। बाहरी झिल्ली पर आमतौर पर इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और इसकी जो बाहर की झिल्ली होगी ये, ठीक है, आउटर वाली, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के प्रारंभिक चरणों में केंद्रक आवरण गायब हो जाता है। जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम पे ये जो केंद्रक आवरण है ये गायब हो जाता है, लेकिन आगे चल के ये क्या है, आगे कुछ चरणों के बाद ये दिखाई देने लगता है। इसके बाद सेकेंड यहाँ पे आता है केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज पाई जा रही है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर ये एक मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक की जो केंद्रक गुहा यानी कि न्यूक्लियर कैविटी है, प्रोटोप्लाज्म के विशेष रूपों में से एक में से भरी हुई होती है, और इसको ही न्यूक्लियोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। यह एक जटिल क्रिस्टलो कोलाइडल प्रणाली है, जिसमें विभिन्न अणु, एंजाइमी, संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्रिस्टलो कोलाइडल सिस्टम ये होता है जिसके अंदर बहुत सारे अणु होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि, और इसके साथ ही प्रोटीन्स होते हैं जो कि संरचनात्मक और कार्यात्मक काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कोशिका या फिर न्यूक्लियोलस। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है। तो कोशिका के केंद्रक में एक केंद्रिका होती है, ठीक है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है, जिसे उपकेंद्रक या फिर न्यूक्लियोली के नाम से जाना जाता है। यह एक झिल्ली रहित नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये होता है, जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो है न्यूक्लियोली के अंदर ट्रांसक्रिप्शन या फिर प्रतिलेखन इनका होता है। तो जो आरआरएनए है यानी कि राइबोसोमल आरएनए है, वो यहाँ पे इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर इनका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होता है। न्यूक्लियोलस एक सघन और गोलाकार द्रव्यमान है, जो नाभिक के उत्केंद्रिक रूप में यानी कि इसेंट्रिक साइड में, एक साइड में, जैसे कि ये न्यूक्लियस की बात अगर हम करें, तो न्यूक्लियस के एक साइड में इसेंट्रिक यानी उत्केंद्रिक साइड में ये पाया जाता है। यह नाभिक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। सामान्यतः क्या होता है, केंद्रक के अंदर केवल एक केंद्रिका पाई जाती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर दो या फिर इससे अधिक भी न्यूक्लियोली देखने को मिलती है।
ये झिल्ली से बंधी संरचनाएं नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर ये होती है, लेकिन आमतौर पर हेट्रोक्रोमेटिन की एक अनियमित परत से घिरी हुई होती है। इनके बाहर क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन की एक परत पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर क्रोमेटिन कहा जाता है। तो ये परत हमें नजर आ रही है, ये क्या है, ये है प्रिकेंद्र की क्रोमेटिन यानी कि पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन ये पाया जाता है, जो कि हेट्रोक्रोमेटिन की एक अनियमित परत होती है। स्ट्रैंड युक्त हेट्रोक्रोमेटिन न्यूक्लियोलस द्रव्यमान के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। ये क्या कर सकता है, इस न्यूक्लियोलस द्रव्यमान के अंदर भी ऐसे प्रवेश कर सकता है, और इस टाइम पे इसको बोला जाता है अंतः केंद्र को क्रोमेटिन की इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन इसको बोला जाता है। नाभिकीय आवरण के समान कोशिका विभाजन के प्रारंभिक चरण के दौरान नाभिक भी गायब हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे सेल डिवीजन होती है, या फिर जैसे कि हमने देखा था कि नाभिकीय आवरण जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, विभिन्न प्रारंभिक चरणों के अंदर गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे ये भी डिसअपियर हो जाता है, और कोशिका विभाजन के बाद के चरणों में फिर से अपीयर हो जाता है, रीअपियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन मटेरियल की अगर हम बात करें, तो क्रोमेटिन पदार्थ डीएनए से संतृप्त क्रमशः कोशिका और जीव के बीच कोडित संरचनात्मक और कार्यात्मक जानकारी को प्रसारित करता है, ट्रांसमिट करता है। सभी क्रोमेटिन फाइबर कोइलिंग, ठीक है, जैसे ये अगर हम बात करें, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन फाइबर क्या करता है, ऐसे कोइलिंग और फिर सुपर कोइलिंग करता है, प्रक्रिया द्वारा एक संघनित यानी कंडेंस हो जाते हैं, जिसे दृश्यमान मोटे और धागे के रूप में बनते हैं, और इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्रोमेटिन हमें नजर आ रहे हैं। ये क्रोमेटिन का अगर हम और थोड़ा लार्ज स्ट्रक्चर देखें, तो वो हमें ऐसा नजर आएगा, जो क्या है, जो कोइलिंग और सुपर कोइलिंग शो करता है, और साथ में इनके साथ हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे गुथ जाते हैं, और ये बना लेते हैं कंडेंस्ड क्रोमोसोम, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि गुणसूत्र का निर्माण ये करते हैं, जो गुणसूत्र ये बना लेते हैं। गुणसूत्र के अंदर यहाँ पे ये सेंट्रोमियर से ही बंधे रहते हैं। यूकैरियोटिक नाभिक में क्रोमेटिन पदार्थ में प्रोटीन और डीएनए का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, ठीक है, हमने बात की थी, ये तो डीएनए तो यहाँ पे है ही, और साथ में यहाँ पे ये जो यूनिट्स है, ये क्या है, ये है यहाँ पे हिस्टोन्स की। तो ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का एक कॉम्प्लेक्स बना होता है, जो कि गुणसूत्र को पैक करने में हेल्प करता है। इसके बाद गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की बात आती है, तो क्रोमोसोम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द क्रोमा और सोमा से लिया गया है। क्रोमा का मतलब होता है रंग यानी कि कलर, और सोमा का मतलब होता है शरीर यानी कि बॉडी। तो इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के जो रंजक होते हैं, जो स्टेन होते हैं, और जो डाइज होती हैं, उनसे अभिरंजित होने की इनके अंदर विभिन्न प्रकार की क्षमता पाई जाती है। गुणसूत्र को डीएनए संयुग्मी प्रोटीन है कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ यहाँ पे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्रोमेटिड यहाँ पे ये क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ पे डीएनए पाया जा रहा है, ये बीच में सेंट्रोमियर से बंधे हुए होते हैं, और जो एंड्स होते हैं इनको टीलोमियर बोलते हैं। अब इनके अंदर सेंट्रोमियर से एक साइड जो आर्म होगी उसको शॉर्ट आर्म यानी पी बोला जाता है, और एक साइड जो आर्म होगी उसको क्यू यानी कि लॉन्ग आर्म बोला जाता है, और ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसके कंपोनेंट के बाद, इसके घटकों के बाद फंक्शंस की बात आती है। यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, उनकी ही बात करेंगे। यह कोशिका के लगभग सभी जैविक कार्यों, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, उन सबको कंट्रोल करता है। यह आनुवंशिक सूचनाओं को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है, और जो जीवधारी होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, उनके अंदर आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और यह प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं न्यूक्लियस के। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।